हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध रखता है और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस टॉपिक को हम भाग 3 में कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लेखपाल या सुपर टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लेखपाल या सुपर टेट की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि सुपर टेट या लेखपाल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपको इस चैनल के माध्यम से उनकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करेंगे भूकंप क्या होता है, भूकंप की परिभाषा क्या होती है। भूकंप जो है भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन, गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है। एक बड़ी सी परिभाषा है लेकिन नहीं जाना है उस पर। परिभाषा सिंपल ये है कि भूपटल की कंपन अथवा लहर, जब भू यानी हमारा जो क्रस्ट है उस पर जो है आपका जब भी कोई कंपन या कोई लहर आती है तो वो लहर क्यों आती है, ठीक है, क्यों आता है वो कंपन? क्योंकि पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक संरचना है उसमें कोई भी अगर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। अव्यवस्था का मतलब है कोई भी छेड़छाड़ होती है। जैसे मान के चलिए ज्वालामुखी क्रिया है, तो ज्वालामुखी क्रिया में होता क्या, अंदर से जो आपका मैग्मा निकलता है बाहर की ओर, ठीक है, तो मैग्मा कहाँ से निकलता है? अंदर से ही निकलता है। जब मैग्मा निकलता है अंदर से तो वो क्या करता है, ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाता है, एक फोर्स लगाता है ऊपर की ओर। उस फोर्स से कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक व्यवस्था में एक हलचल उत्पन्न होती है। उसी हलचल को हम क्या कह देते हैं, भूकंप कह देते हैं। वही हलचल जो कारण बनती है वो कंपन, और जो आपकी लहर, लहर का मतलब भी क्या है, आपकी जो वेव्स उत्पन्न होती हैं उस फोर्स के कारण, उन वेव्स को हम लहर कह देते हैं, ठीक है। वही आपका वही लहरें जो हैं आपकी कंपन में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जब भी कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो हमारा क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो हम बात करेंगे भूकंप प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण दोनों से हो सकता है। जैसे ज्वालामुखी क्रिया है, मैंने अभी आपको इसका एग्जाम्पल बताया ही कि ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, अंदर जो मैग्मा एक पिघली अवस्था में होता है उसका तापमान बहुत अधिक होता है। तापमान अधिक होगा तो प्रेशर भी अधिक होगा, प्रेशर अधिक होगा तो एकदम से ही क्या करेगा, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो वेव्स उत्पन्न होंगी, वेव्स उत्पन्न होंगी तो उससे कंपन उत्पन्न होगा और वही कंपन आपका कहलाएगा भूकंप, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, भू संतुलन से संबंधित समायोजन। भू संतुलन से संबंधित समायोजन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान के चलिए कि जो आपका जो भू संतुलन होता है जब कभी बिगड़ जाता है, भू संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको समायोजित करने के लिए तो कभी कभी क्या होता है, भूकंप यानी कंपन हमारे पृथ्वी तक आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़े, प्लेटों की गतिशीलता। प्लेटें जो हमारे यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर प्लेटें तैरती रहती हैं, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पे जो भूपर्पटी पर मुख्य रूप से 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। तो वो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो प्लेट जो हैं एक तरीके से जो आपके महाद्वीपीय प्लेटें हैं, उन महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने से भी भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। भूपटल या क्रस्ट का संकुचित होना। क्रस्ट का या भूपटल का संकुचित होने के कारण भी जो हमारी क्रस्ट है वो जब संकुचित होती है तो उसके कारण भी क्या होता है, आपका भूकंप उत्पन्न होता है। तो क्रस्ट संकुचित कैसे होती है, क्योंकि क्रस्ट भी जो होती है वो आपकी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। देखो, हमने प्लेटों की गतिशीलता का सिद्धांत जो है ना उससे संबंध रखता है ये क्रस्ट का संकुचित होना। जब प्लेट आपस में टकराती हैं तो इस तरीके से मुड़ जाती हैं, तो कहने का मतलब ये संकुचित हो जाती हैं आपस में टकरा करके, तो ये इससे भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। फिर है आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि होना। मतलब जो पृथ्वी के अंदर की जो गैसें होती हैं जब उनमें उनमें जो है गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो जब वृद्धि हो जाएगी तो वो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगी तो आपका भूकंप उत्पन्न होगा, ठीक है। जलीय भार भी कहीं ना कहीं आपका
कारण होता है भूकंप उत्पत्ति का। फिर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी कभी कभी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो घूर्णन के कारण भी जो आपकी विभिन्न प्रकार की जो जल होता है, जल में भी गति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, पवनों में भी गति उत्पन्न होती है। तो इससे भी क्या होता है, जो हमारी प्लेटें होती हैं जो तैर रही है एक तरीके से ऊपर, उनमें हलचल के कारण जो है आपका भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी, उससे प्लेटों में गति हुई, प्लेटों में जब गति होगी तो आपस में टकराएंगे तो भूकंप उत्पन्न होगा। फिर आपका अणु बमों का परीक्षण व विस्फोट। तो कभी कभी भूकंप का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि जो अणु बम का परीक्षण किया जाता है उसके द्वारा भी कभी कभी भूकंप देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भूकंप विज्ञान क्या है। देखो, भूकंप के बारे में बात कर ली, भूकंप विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक तरीके से उन तथ्यों का अध्ययन होता है। अगर हम विज्ञान की नॉर्मली बात करें तो विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? सिद्धांत पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के होने का वास्तविक कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भूकंप विज्ञान में भी हम वही पढ़ेंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, भूकंप की उत्पत्ति के पीछे सिद्धांत क्या है। तो उन सब चीज़ों का जिस ब्रांच में हम अध्ययन करेंगे, जिस विषय में हम अध्ययन करेंगे, वो आपका भूकंप विज्ञान कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफिक यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, वो आपका भूकंप विज्ञान कहलाता है। तो वो ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप को नापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ। कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है हम उसे भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। और जहां पर भूकंपीय लहरों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है वहां उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहते हैं। तो यहां पर इस फिगर में आप देख रहे होंगे, जैसे मान के चलिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है। और यहां से मान के चलिए यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो भूकंप की लहरें जो है इस तरीके से फैलेंगी ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से फैलेंगी। तो यहां पर जिस जगह से पृथ्वी के अंदर जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं फोकस, यानी उसको हम क्या कहेंगे? भूकंप मूल कहेंगे, भूकंप मूल कहेंगे। और यहां से जो वेव्स होती हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और पृथ्वी पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों को अनुभव किया जाता है उस स्थान पर जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी उसको हम एपिसेंटर कह देते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यानी भूकंप मूल अंदर होता है, भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर जो होता है वो आपका धरातल पर होता है, जहां पर हम भूकंप को सबसे पहले अनुभव करते हैं। इसके अलावा प्रश्न ये पूछा जाता है कि भूकंप के दौरान एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का नाम क्या है? तो उस ऊर्जा का जो नाम है उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूकंप के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो वो प्रत्यास्थ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें की उत्पत्ति होती है। इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। इनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो पहले है प्राथमिक या संपीड़नात्मक तरंगे यानी पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, या उनको हम पी वेव्स भी कह देते हैं। फिर है आड़ी या अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, फिर आपकी होती हैं आपकी धरातलीय सरफेस या लॉन्ग वेव्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। 3 प्रकार की तरंगे यहाँ पाई जाती है, प्राथमिक वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, फिर आपकी हैं ट्रांसवर्स वेव्स, फिर है आपकी सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव्स। ठीक है, धरातलीय तरंगे जिनको हम कहते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक तरंगे या आपकी पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स की क्वालिटी क्या क्या होती हैं। तो ये भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक वेगवान, सर्वाधिक वेग किसका होता है? पी, एस और एल में से प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और लैंड वेव्स जो होती है यानी सरफेस वेव्स जो होती हैं उनमें से सबसे अधिक वेग किसका होता है? आपका पी का जो प्राइमरी वेव्स का वेग होता है सबसे अधिक होता है। और सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं कौन सी? पी वेव्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये ठोस, द्रव, गैसीय तीनों अवस्थाओं से होकर के गुजर सकती है, यानी प्राथमिक वेव जो है आपकी तीनों अवस्थाओं से होकर के गुजर सकती हैं और सीस्मोग्राफिक स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती है। यानी धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? तो पी वेव्स पहुंचती हैं। ये तरंगे ध्वनि व अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं। तो कौन सी भूकंपीय तरंगे
जो कौन सी भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, तो आपका आंसर रहेगा प्राथमिक तरंगे या पी वेव्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। या कौन सी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, तो आपकी प्राइमरी वेव्स पहुंचती है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। ठीक है, इनको हम सेकेंडरी वेव्स भी कह देते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी वेव्स भी कह देते हैं, यानी द्वितीयक तरंगे भी कह देते हैं। ठीक है, ये लहरें यानी ये तरंगे जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ये तरंगे जो होती हैं आपकी जल तरंग और प्रकाश तरंग के समान होती हैं। इसे आड़ी लहरें इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। ठीक है, अणुओं की जो गति होती है वो लहर के समकोण पर होती है, यानी लहरें इस दिशा में गति कर रहे होंगे तो अणु जो है ऊपर की तरफ गति करेगा। तो यानी एक जो है आपका लहरों की अणुओं की जो गति होती है वो लहरों की दिशा के समकोण पर होती है। इनको हम द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंग प्रकट होती है, वो आपकी प्राइमरी वेव होती है, फिर उसके बाद में सेकेंडरी वेव धरातल पर पहुंचती हैं। गति जो उनकी होती है वो प्राइमरी वेव से कम होती है, यानी 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं, यानी प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है। उसकी लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड थी प्राइमरी की। यह लहरें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। यही कारण है कि आड़ी लहरें सागरीय भागों में लुप्त हो जाती हैं, यानी ये लिक्विड से होकर के नहीं गुजर पाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजर सकती, तो वो आपकी कौन सी हैं, आपकी सेकेंडरी वेव्स हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करें धरातलीय तरंगे, इनको सरफेस वेव या लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, या उनको एल वेव कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। ठीक है, सबसे पहले पी पहुंची, फिर सेकेंडरी वेव, फिर एल वेव्स। ठीक है, तो इनकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है पी वेव्स की, फिर एस वेव्स की, फिर एल वेव की सबसे ज़्यादा गति होती है। अब देखो इनकी गति सबसे कम हो गई 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, सबसे ज़्यादा पी, फिर उसके बाद में एस, फिर उसके बाद में सबसे कम एल हो गई। ये तरंगे पूरे पृथ्वी के धरातल का भ्रमण करती हैं, इसलिए इनको लंबी अवधि लहरें भी कहा जाता है, यानी लंबी अवधि की लहरें इनको कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है, इस कारण स्वरूप ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इनकी जो गति और प्रभाव होता है वो आपका जल में और थल में दोनों में होता है, इसीलिए सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे इनको कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, आपकी सरफेस वेव यानी धरातलीय तरंगे होती हैं, क्योंकि ये लंबी अवधि तक धरातल पर भ्रमण करती रहती हैं। ठीक है, पी और एस वेव्स होती हैं वो कभी कभी टकरा करके वापस आ जाती हैं, लेकिन ये जो है आपकी लंबी अवधि तक क्या करती हैं, लंबी अवधि तक भ्रमण करती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखो पूरी पृथ्वी में तो वेव्स पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी रह जाते हैं जहां पर तरंगे नहीं पहुंच पाती, और जहां पर कोई तरंगे नहीं पहुंच पाती उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। और ये पी वेव्स के लिए और एस वेव्स के लिए, दोनों वेव्स के लिए क्या होता है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, तो आपका सबसे पहले बात करें हम पी वेव्स के लिए, यानी प्राइमरी वेव्स के लिए, प्राथमिक तरंगों के लिए जो भूकंप छाया क्षेत्र जो होता है वो भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच का होता है। तो यहाँ पे अगर इसको मान लें 105 डिग्री और ये मान लें हम 145 डिग्री, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम पी तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये एस तरंग के लिए अलग होता है। एस तरंग के लिए ये 103 डिग्री से 103 डिग्री तक का होता है। और 103 डिग्री से 103 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मान के चलो ये हम यहाँ पे बनाते हैं, तो ये आपका अधिकेंद्र है, तो इस तरीके से आपका ये जाएगा, तो यहाँ पे 103 डिग्री है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 103 डिग्री होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र पूरा, ठीक है, यहाँ पे क्रोड मान लो, ये जो पूरा क्षेत्र होगा, ये वाला पूरा क्षेत्र होगा, ये आपका एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाएगा। यानी 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, पी तरंग का कहाँ से कहाँ तक होता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का होता है। ठीक,
अब हम यहाँ पर देखेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ये भूकंप भूगर्भ में एनर्जी के रिलीज होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। भूकंप केंद्र क्या होता है? भूकंप के कंपन के दौरान कई सारी तरंग उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें जिस पॉइंट से उत्पन्न होती है उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र क्या होगा? भूकंप केंद्र जो यहाँ फिगर में दिख रहे हो ये धरातल के अंदर होता है। ये आपका हो गया भूकंप केंद्र। ठीक है, ये भूकंप केंद्र हो गया। अब हम बात करेंगे अधिकेंद्र की यानी एपिसेंटर की। तो भूकंप केंद्र से तरंगे उत्पन्न होने के बाद ये पृथ्वी के अंदर चारों ओर गति करती हैं और वो पॉइंट जहां भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, सबसे पहले फील किया जाता है, तो उस पॉइंट को हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र कहाँ होगा? जिस धरातल पर, जिस स्थान पर भूकंप को सबसे पहले फील किया जाए वो भूकंप का अधिकेंद्र कहलाएगा। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक या पी तरंगे, द्वितीय व एस तरंगे, सतही व एल तरंगे। ठीक है, पी तरंगे क्या है? इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये भूकंपीय तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं और अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, ये अब आपका रिवीजन चल रहा है। ये तरंगे ठोस व तरल दोनों माध्यम में गति कर सकती है। ठीक है, इनकी गति जो होती है आपकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एस तरंगे को सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये सिर्फ ठोस में गति कर सकती हैं, तरल में नहीं कर सकती। इनकी 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनका अन्य नाम जो है अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स या सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, सबसे कम गति होती है लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। सभी भूकंपी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो जितना अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से भूकंपी तरंगे गुजरेंगी उनका भूकंपी तरंगों का वेग क्या होगा? उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो अणु होते हैं अधिक घनत्व वाले पदार्थ में बहुत पास होते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकती हैं, परंतु वहां उनका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एस तरंगे द्रव पदार्थ में से होकर के नहीं गुजर सकती, हम बात कर चुके हैं पहले। और एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। कहने का मतलब यह है कि एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी क्यों होती है? क्योंकि धरातल के ऊपर ऊपर केवल एल तरंगे ही चल सकती हैं। एस तरंगे, पी तरंगे धरातल पर अधिक समय तक नहीं रह सकती, इसलिए वो इतनी विनाशकारी नहीं होती हैं। एल तरंगे काफ़ी अधिक समय तक धरातल पर रह सकती हैं, इसीलिए एल तरंगे जो होती हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। इनके 3 स्केल होते हैं। भूकंप को नापने के 3 स्केल हैं, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, 3 स्केलों के द्वारा आप भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को नाप सकते हैं। ठीक है, तो रिक्टर स्केल क्या होता है? भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से लेकर 9 तक चलता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, पी तरंगे और एस तरंगे पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगे जो हैं एक तरीके से जिगजैग वे में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावी क्षेत्र क्या है? कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप होते हैं वो किस महासागरीय पेटी में आते हैं? तो ध्यान रखना, सबसे अधिक भूकंप जो हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। कितने आते हैं? 63% जो भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। और फिर उसके बाद में मध्य महाद्वीपीय पेटी 21%, फिर अटलांटिक पेटी में जो आपके 16% भूकंप पाए जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से, पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव से भूकंप आने की संभावना होती है, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, यहाँ पे हम स्केल की बात कर रहे थे। तो जो पहला स्केल था हमारा रिक्टर स्केल, यह एक लघुगणकीय पैमाना होता है जिसका पाठ्यांक जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से
9 तक होता है। रिक्टर स्केल का पैमाना यहाँ 1 नहीं है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 9 तक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है कि यहाँ पे देखो 0 से लेकर 9 तक पैमाना आपको दिख रहा है, 0 1 2 3 5 6 7 8, यहाँ 9 तक जा रहा है, ठीक है। अब इसमें ये जो स्केल होता है, इसमें प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, यानी 1 पे जो भूकंप होगा वो 0 वाले भूकंप से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मर्केली स्केल जो भूकंप की तीव्रता जो होती है वो आपकी मर्केली स्केल पे जनरली मापी जाती है, और इस स्केल में जो होते हैं आपके 1 से लेके 12 तक के अंकों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ें। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो आपकी रिक्टर स्केल से मापी जाती है, और रिक्टर स्केल में आपका 1 से लेकर के 9 तक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, 0 का इतना प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली किसकी, मर्केली स्केल की, और क्या किसकी बात कर ली हमने, रिक्टर स्केल की। मर्केली स्केल में 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं, और रिक्टर स्केल में आपके 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक टर्म आता है समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा, समभूकंपीय रेखा क्या होती है? समभूकंपीय रेखा वह रेखा होती है जहां पर ऐसा स्थान जहां पर भूकंप की तीव्रता समान होती है। भूकंप की तीव्रता जहां पर समान है, उन स्थानों को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींची जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समभूकंपीय रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपके जो भी जितने टॉपिक थे भूकंप से रिलेटेड वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सारे शीघ्र ही यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। इसको ख़त्म कराने के बाद में एक आपका टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा जिसका कंटेंट मिलना मुश्किल होता है, यानी आपका शिक्षण कौशल और जीवन कौशल की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।